हेलो सर। हेलो अर्जुन, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताइए। अरे मैं बहुत अच्छा हूँ। जो लोग नहीं जानते हैं, मैं अर्जुन के बारे में इंट्रोडक्शन से पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि अर्जुन बहुत ही डायनामिक किस्म के बंदे हैं। तो मेरे को जो सबसे अच्छी चीज इनकी लगती है वो ये लगती है कि हमेशा एवर रेडी रहते हैं ये। आप किसी भी तरीके की बातचीत के लिए कह दीजिए, काम के लिए कह दीजिए, मदद के लिए कह दीजिए, अर्जुन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा रेडी रहते हैं। सो इसके लिए तो अर्जुन मैं थैंक यू कहना चाहूंगा तुम्हें बिल्कुल कि सर, एनी इतना। टाइम। और अर्जुन से मुलाकात मेरे ख्याल से अब से शायद 1 साल के करीब हो गया अर्जुन। एक साल कुछ अब महीने तो हो ही गए सर, 3-4 महीने हुए हाँ, हैं एक, I think। हाँ हम्म। बिल्कुल। और अर्जुन से बातचीत इस चीज के बारे में हो रही थी कि आ, उस टाइम पे हम लोग मेंटल हेल्थ के अराउंड थोड़ा सा काम अपना एक्सटेंड करना चाह रहे थे। हम्म। एंड अर्जुन ने बहुत एक्टिवली अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया वहां पे। और उस टाइम पे मुझे पता चला कि भाई अर्जुन किस तरीके की चीजें और कर रही हैं। तो अर्जुन इस समय पे एक ऑथर है और एक बहुत ही एक्टिव और पसंदीदा ब्लॉगर है मेंटल हेल्थ के। तो अभी अर्जुन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपना कि वो थोड़ा सा पहले अपने बुक्स के बारे में बताएं और अपने काम के बारे बिल्कुल। में थोड़ा सा बताएं, ताकि हमारी ऑडियंस आपको बेहतर तरीके से जान पाए। बिल्कुल। तो मेरा काम जो मेंटल हेल्थ की फील्ड में शुरू होता है वो 2017 में शुरू हुआ था। जी। उससे पहले 2 साल के लिए मेरे को क्लिनिकल डिप्रेशन रही थी। और कमिंग फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, मुझे ये लगता था कि हमारे अंदर ही इतनी एक एजुकेटेड, काफी मेडिकल फैमिली में इतनी कम समझ थी, तो मेरे को लगता था कि हमारी सोसाइटी में तो हम्म, काफी गैप्स हैं मेंटल हेल्थ की नॉलेज को लेकर। तो बिल्कुल। उसके बाद मैंने एक अपना ब्लॉग शुरू किया था, नाइट ऑफ स्टील के नाम से, जहाँ पे मैं पहले तो कैथारसिस के मोड में था वो कि जो फीलिंग्स होती हैं उन पे उनको थोड़ा एक्सप्रेस कर पाऊँ, लेकिन उसके बाद एक बिल्कुल। मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन गया कि लोग ताकि समझ पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो 2018 में मेरी पहली बुक आई, A to Z ऑफ मेंटल हेल्थ, और पिछले साल की बात है कि मेरी दूसरी बुक आई थी, डोंट टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ के नाम से। मेरे पास तो कॉपी तैयार रखी है आपको दिखाने के लिए। और उसके बाद से मेरे को कुछ ऑफर्स भी आने लगे कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में मेरे को बुलाया जाता था कि जहाँ पे लोगों को बिल्कुल इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि क्या होता है, कि उनके हिसाब से डिप्रेशन एक स्ट्रेस का के बराबर ही होता है, उससे ज्यादा बढ़ के कुछ होता नहीं। तो वहां पे जाके एक इम्पोर्टेंट होता है कि उनको समझाया जाए कि ये कितना जरूरी है और कितना असली है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होती है। तो उसके बाद से मैं कई कॉलेजेस में गया हूँ, यूनिवर्सिटीज में गया हूँ, लोगों को समझाने के लिए कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे ठीक कर सकते हैं। और बस उसके बाद से वही काम चल रहा है मेरा। बिल्कुल। और जो लोग और एक्साइटेड होंगे अर्जुन के ब्लॉग्स में और बुक्स में, तो उसका लिंक मैं जब ये वीडियो पब्लिश करूंगा तो उसी में मैं आपको लिंक्स ऐड कर दूंगा, आप वो लिंक्स देख सकते हैं। अ, अर्जुन, मैं सीधे एक सवाल करना चाहूंगा पहले कि आपके हिसाब से मेंटल हेल्थ क्या है? सर मेरे हिसाब से मेंटल हेल्थ काफी चीजें हैं। सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ चीज में आती है कि हम अपने आप को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को समझ पाएं। और उसके बाद एक चीज आती है कि हम उनको एक्सप्रेस भी कर पाएं और दूसरों को भी समझा सके कि हम हमारे अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल। उसके बाद एक बात आती है कि हम हमारे आसपास जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, उनसे हम एक तरह से रिलेट कर पाए और उनके साथ हम कंट्रीब्यूट कर पाए, कुछ क्रिएट कर पाए उनके साथ काम करके। तो मेंटल हेल्थ ऐसी चीज नहीं होती कि सिर्फ अच्छा फील होना या बुरा फील ना होना। मेंटल हेल्थ एक ऐसी भी चीज होती है जिसमें आप कुछ कुछ करें लोगों के लिए, कुछ अपने लिए करें और अपने पोटेंशियल को रीच करें। और इसी चीज के लिए कई टाइप की मेंटल हेल्थ आ जाती है कि आप अपने आप को कैसे संभाल के रखते हैं और आप अपने आसपास के बिल्कुल। लोगों को संभाल के रखते हैं। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो उसकी एक डेफिनेशन तो बहुत ही मुश्किल होगी, लेकिन मेरे लिए हाँ, मेंटल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब भी लोगों से मिलता हूं तो मुझे बहुत दिलचस्पी होती है जानने में हमेशा कि उनके लिए मेंटल हेल्थ का क्या मतलब है। क्योंकि ये आपने बहुत सही कहा है कि मेंटल हेल्थ इतना वाइड और इतना ब्रॉड है कि बिल्कुल। आप उसे लिमिट नहीं कर सकते हैं किसी भी एक तरीके की डेफिनेशन में। हम्म। तो अर्जुन, मैं साथ में ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो सेकंड बुक है, पहली बुक का मोटिवेशन तो मैं
शायद इस बात को भी समझ सकता हूं कि वो कैथारसिस के जोन ने हम्म। बहुत ज्यादा डायरेक्शन भी दी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड वाली बुक के पीछे किस तरीके का मोटिवेशन था, और क्या पहले वाली बुक से डिफरेंट रहा उस चीज में? बिल्कुल। तो जब मैं सेकंड बुक लिख रहा था तो मेरी बेसिक मोटिवेशन ये थी कि अगर कोई इंसान समझता है कि मेंटल हेल्थ इतनी जरूरी नहीं होती, या मेंटल हेल्थ नाम की कोई चीज नहीं होती, या डिप्रेशन ऐसी जो बीमारियां होती हैं ऐसी कोई असल में नहीं होती, उनके हम्म। उनका मैं कैसे दिमाग बदल सकता हूँ, उनके ओपिनियंस कैसे चेंज कर सकता हूँ मैं। तो उसके लिए मैंने एक पूरी रिसर्च करी थी कि लोग अभी क्या मानते हैं मोस्टली। जबकि पहली बुक में ऐसा था कि मैं बस उनको बताना चाहता था कि मेरे एक्सपीरियंसेस में क्या रहा, लेकिन मैं इस दूसरी बुक में उनको इन्फॉर्म करना चाहता था कि कैसे उनके जो बिलीव्स हैं वो फैक्ट से इतने सिमिलर नहीं है। तो जैसे मैंने आजकल काफी लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन तो नई बीमारी है इतनी, हम्म। आजकल ही लोग बात करते हैं, पहले नहीं होती थी। तो उसके लिए मैंने एक पूरा चैप्टर, पूरा एक सेक्शन डेडिकेट किया है कि आप पूरी उसकी हिस्ट्री समझिए कि मेंटल इलनेसेस कितने टाइम से चलती आ रही हैं, अभी भी हैं, और उतनी ही है, स्टिग्मा उनका अभी तक उतना ही है। और फिर उसके बिल्कुल। बाद जैसे हम बात करते हैं कि स्टिग्मा इतना ज्यादा है, तो ये स्टिग्मा आता कहाँ से है, क्यों आता है, किधर से आता है, कैसे इससे डील कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन के टाइप की थी मेरी बुक की, जिसको भी मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ भी नहीं पता, कि उनको बस ये है कि मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है लेकिन होती क्या है। ये मेरे को बिल्कुल। एक गैप लगता था लोगों में जब मैं काम भी कर रहा था, कि लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्या बात करें, कैसे बात करें, किधर बात करें। तो उसके लिए मैंने ये बुक लिखी थी एज अ बेसिक गाइड, कि आप कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, और कैसे आप लोगों को टीच कर सकते हैं। बिल्कुल। आ, मैं इसमें जो एक बात कहना चाहूंगा अर्जुन, वो ये है कि साइकोलॉजी में जब भी मेंटल हेल्थ का रेफरेंस आया है, या हम्म। साइकोलॉजी की स्टडीज के दौरान जब भी हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी को एज एन एकेडमिक फील्ड, या प्रैक्टिकली उसको लेके जाते हैं कहीं पे, और जब भी मेंटल हेल्थ आता है, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि बहुत जरूरी है कि हम एकेडमिक से मेंटल हेल्थ को निकाल के हम्म। और कुछ ऐसे जरिए बनाएं ताकि हम डायरेक्टली एक पॉपुलेशन को टच कर पाए, यानी बिल्कुल। कि उसे एक एक और ज्यादा करीब से महसूस करा सके कि मेंटल हेल्थ क्या है। उस वाले हम्म। तरीके से मुझे लगता है कि जो आपने किताब का ये जरिया बनाया है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया हो जाता है। हम्म। तो इस बात के लिए मैं आपको बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा इस चीज के लिए कि ये बहुत अच्छा एफर्ट है। हम्म। क्योंकि हम लोग जब कहीं पे बाहर जाते हैं, जैसे अगर कहीं गांव में मान लीजिए हम लोग कोई वर्कशॉप के लिए जाते हैं, वहां पे हालत इतनी ज्यादा खराब होती है, और वहां पे इतनी लैक ऑफ कंटेंट है मेंटल हेल्थ पे, कि हम्म। लोगों को इतना तो अंदाजा है कि उन्हें, हाँ भाई कुछ ऐसा है, ऐसा होता पागलपन है के ये नाम पे कुछ सब। होता है, हाँ। हाँ, पर कर हम्म। क्या किया जा सकता, हमारा तो ऐसे ही चलता है, इनको ये अलग हम्म। कर दो, या बिल्कुल। थोड़ा अपने सेपरेट कर दो, ऐसे बोला जाता था हमेशा। तो ये वहां बहुत पे जरिया एक, आपका अच्छा है। मैंने भी जब भी गाँव में गया हूं मैं, तो फिर वहां पे ये होता है कि या तो उनको झाड़ फूक लगवा दो उनको कहीं पे, वहां पे हम्म। किसी डॉक्टर का तो नाम आता ही नहीं है, उनको बस ये होता है कि बिल्कुल आत्मा आ गई बिल्कुल। उनके अंदर, या फिर ऐसे हो गए। और जैसे कि आप बात कर रहे हो, कंटेंट की एक बहुत ही बड़ी कमी रहती है आजकल की मार्केट में, मार्केट बोल लो, स्पेस बोल लो, कि अगर कोई सीखना भी चाहे इसके बारे में कुछ, तो फिर उनको साइकोलॉजी की ग्रेजुएशन ही करनी पड़ेगी। इसके बिल्कुल लिए कुछ बिल्कुल बिल्कुल। किताबें नहीं है जिनको वो ऐसे रेफर कर सकते हैं कि चलो पढ़ने के लिए पढ़ लिया। और जैसे आप बता रहे थे कि एक लोगों को एक फील भी कराना होता है, कि उनको एक ह्यूमन टच देना होता है, तो उसके लिए जो कहानियां होती है ना, इसमें मेंटल हेल्थ की जो field में इतनी सारी कहानियां होती हैं लोगों की, मैं फोन को साइलेंट पे कर दूं, कहानियां जो होती हैं लोगों की, कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, वो कैसे उभरे हैं इन दिक्कतों से, तो उनको समझना, उनको सुनना, वो एक ऐसी फीलिंग देता है कि आपको लगता है कि हम इनकी बातें सुनते क्यों नहीं है अभी तक। और ये बिल्कुल कहानियां लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि एक सेंसिटिविटी जो होती है वो लोगों में इसी वजह से नहीं आती क्योंकि उनको पता ही नहीं ये क्या होता है। तो उसी को बिल्कुल। ठीक, ये मेरे एक ये था एफर्ट, एक मैंने यूट्यूब चैनल भी खोला था, लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगती है जो मेरे को पहले पता। हाँ। लेकिन उसका भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, लोगों तक बिल्कुल। पहुंचने के अलग अलग तरीके होते हैं।
और मैंने अपना राइटिंग चूज कर लिया। और कई लोग वीडियोस बनाते हैं, और हर चीज अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। साथ में अर्जुन, मैं हमेशा इस बात से बहुत एक्साइटेड रहा हूं जानने के लिए कि आप एक साइकोलॉजी स्टूडेंट भी हैं, हम्म। और आपने एक इस तरीके का एपिसोड भी एक्सपीरियंस किया है, हम्म। जिस एपिसोड में आप बहुत अच्छे तरीके से अब दो पर्सपेक्टिव समझ पाते हैं। एक तो वो व्यक्ति जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, हम्म। और एक दूसरा व्यक्ति जिसे पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि सामने वाला क्या एक्सपीरियंस कर रहा होगा, या उसको कैसे समझा जाए, या हम्म। कैसे उसको एक बेहतर तरीके से और ठीक किया जाए, या उसकी समझ को और रैशनलाइज किया जाए, या एक हम्म। किसी भी तरीके का थॉट में मतलब लेके आए जा सके। तो इन दोनों पर्सपेक्टिव को साथ में रखते हुए अब क्या लगता है, कितना सिंक देख पाते हैं आप थ्योरी में और अपने एक्सपीरियंस में? इज देयर अ सिंक? सर, सिंक को देखें तो फिर ऐसा नहीं है कि 100% सिंक है। क्योंकि कई बार मैंने एज अ पेशेंट बोल लूं, मेरे को जब मैं दूसरी साइड पे था टेबल की, जो साइकोलॉजिस्ट की टेबल मान लो, तो जब मैं क्लाइंट था, तो मेरे को काफी ऐसी चीजें लगती थी जो मेरे को समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हम्म। कर रहा है जो डॉक्टर है मेरा, जो साइकोलॉजिस्ट है। कि जैसे हमको साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को अब मेरे को पता चला है कि उनको सिखाया जाता है कि आपको रिफ्लेक्ट करना होता है, आपको रीफ्रेज करना होता है, पैराफ्रेज करना होता है। और मेरे को उस टाइम पे लगता था यही तो मैंने बोला, अब क्यों बोल रहा हो आप वापिस, मेरे को पता है मुझे क्या बोला हाँ। मैंने। तो बिल्कुल। ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं जिनमें मेरे को लगता है कि कुछ सिंक मिसिंग है, और हमने लोगों को इतना सेंसिटाइज नहीं किया। जो फ्यूचर हम्म। साइकोलॉजिस्ट है उनको हम ये नहीं बताते कि आपको फ्लेक्सिबल कितना रहना है। कि जो फ्लेक्सिबिलिटी की एक जरूरत होती है और एक जो ह्यूमन टच की जरूरत होती है, वो हम्म। कई बार मेरे एक्सपीरियंस में साइकोलॉजिस्ट से भूल जाती थी। कि वो थ्योरी में इतना फोकस कर लेते थे कि वो कि वो एक कहीं उस ना को कहीं। भूल ही जाते थे। वो भूल ही जाते थे कि एक इंसान बैठा है आपके सामने। और एक चीज मैंने जो मेरे को प्रॉब्लम लगती है, जहाँ पे काफी सिंक की दिक्कत है, वो है कि जो हम एम्पथी का जो पढ़ाते हैं कि एम्पथी जरूरी होती है। लेकिन मेरे को जो अभी तक लगा है, वो हम उनको बताते हैं एम्पैथिक। एम्पैथिक आपको दिखना कैसे है? हम हम्म। उनको ये नहीं बताते कि एम्पैथिक होना कैसे है। तो बिल्कुल। उसमें एक बहुत बड़ी चीज होती है, एक गैप रह जाता है। जो अगर क्लाइंट हो ऐसा जो समझ सके इस चीज को, तो उनको 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि आप बस दिखाने के लिए कर रहे हो। और उसी मोमेंट बिल्कुल। पे आपका जो पूरा रिलेशनशिप होगा, वो उसी मोमेंट पे खराब हो जाएगा। मतलब उसके बाद नॉट बियॉन्ड रिपेयर। तो बिल्कुल। I- एक जो फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी होती है, एक जो रूम फॉर फ्लेक्सिबिलिटी या फिर चेंज जो होना चाहिए ना, कि आप एक इंसान के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लो, वो आई थिंक थोड़ा सा मिसिंग है। और ऊपर से फिर ये भी लगता है कि आजकल इतने स्यूडो थेरेपिस्ट बोल लो, स्यूडो साइकोलॉजिस्ट बोल लो, जो हम्म। अपने आप को साइकोलॉजिस्ट मानते हैं, लेकिन उनके पास बैकग्राउंड नहीं है बिल्कुल भी। तो आई थिंक बिल्कुल। मैं जैसे एज आजकल सुनता हूँ लोगों की, मैं एक रिसर्च कर रहा था जिसमें मेरे को लोगों के इंटरव्यूज लेने थे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो जैसे मैं उनके थेरेपिस्ट के एक्सपीरियंस सुनता हूँ, मेरे को लगता है कि ये लोग थेरेपिस्ट कैसे, ये साइकोलॉजिस्ट कैसे बन गए। और फिर मैं अगर उनको थोड़ा और डीप जाके देखता हूँ, तो पता चलता है इनके पास कुछ नहीं है। हम्म। उन्होंने अपने आप को टैग लगा दिया और फिर अपनी दुकान लगा ली। तो आई बिल्कुल। थिंक बिल्कुल। चैलेंजेस इस हिसाब से काफी सारे हैं। और एक जो थ्योरी और प्रैक्टिस में जो सिंक रह जाता है कई बार, वो अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है। लेकिन वही है, इट्स स्टिल अ डेवलपिंग फील्ड स्पेशली इन इंडिया। तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। अभी तो हम चेंज करने की कोशिश करेंगे, तभी चेंज होगा। ऐसा तो है। बिल्कुल। और अर्जुन, जो तुमने पॉइंट्स यहाँ पे एड्रेस किए हैं, वो बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं। हम्म। और मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जो अ, अपने आप को थेरेपिस्ट, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट समझता है, या उसे लगता है कि एक साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, काउंसलर क्या होता है, तो ये अंडरस्टैंडिंग उसकी कि उसे क्या लगता है, क्या होता है, और जब वो सामने वाले की नजर से देखता है खुद को, कि उस तक तो वो बात ही नहीं पहुंच रही, उसे तो समझ में ही बिल्कुल। नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली आप कम्युनिकेट क्या करना चाह रहे हैं, आप एक्सप्रेस क्या करना चाह रहे हैं। तो मुझे ये चीज बहुत स्ट्रांगली अब लगती है कि हम लोग, जितने भी लोग साइकोलॉजी में पढ़ाई कर रहे हैं, सो वी आर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, हम्म। but there is a long way that we have to become the psychologist.
बिल्कुल। तो हम लोगों को थ्योरी वाले पार्ट में तो हम लोग वेल इक्विप्ड हैं। आप हमसे पर्सनालिटी की थ्योरी पूछ लीजिए, आप हमें ये पूछ लीजिए कि डिसऑर्डर्स किस तरह के हैं, डीएसएम कौन सा लग रहा है, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। लेकिन अभी भी जो जर्नी है इंसानी टच को बरकरार रखने की, वो अपनी ह्यूमननेस को टच में रखने की, वो शायद एक लंबा सफर है जो हमें अभी इस फील्ड को तय करना है, शायद हमें बिल्कुल। मिलके इस फील्ड के साथ में तय बिल्कुल करना आई है। थिंक बिल्कुल। ये साइकोलॉजी का एक डिलेमा भी है कि वो अपने आप को कैसे एक ह्यूमन टच रख के भी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन रखेगा अपने आप को। तो फिर आई बिल्कुल थिंक बिल्कुल बिल्कुल। ये क्योंकि हर साइंटिफिक डिसिप्लिन में यही होता है कि आपको ह्यूमन टच कम से कम करना होता है, हम्म। लेकिन हमारी फील्ड ही ऐसी है कि उसमें हमको ह्यूमन टच एक एसेंशियल होता है। तो बिल्कुल ये साइकोलॉजी को भी डिसाइड करना है कि वो किस चीज को ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है, कहाँ पे कैसे अपने आप को करना चाहती है। और हम जो फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट हैं इसमें रिसर्च करेंगे, हम अपनी रिसर्च के थ्रू ही डिसाइड करते हैं कि साइकोलॉजी किस फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है। तो है तो ये सब हम पे ही कि हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं, बस वो हम पे डिसाइड हम पे डिसीजन। बिल्कुल। अर्जुन, मैं साथ में जानना चाहूंगा कि अ, अब जब आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहां पे आप एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, क्योंकि अच्छा। अब मैं एक्सपर्ट शब्द का इस्तेमाल इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि अब आप एक एक्सपर्ट हैं, क्योंकि आप उस चीज को अपने से दूसरे तक लेके आ रहे हैं। तो आप एक जरिया बन रहे हैं, माध्यम बन रहे हैं। हम्म। तो मैं उस तरीके से आपको एक एक्सपर्ट के तौर पे ही कहना चाहूंगा कि एज अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है कि इस समय पे जैसे ये लॉकडाउन का सिनेरियो है, हम्म। जैसे अभी रोज के रोज न्यूज में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसे आ रही है जिससे लोग पैनिक कर रहे हैं, घबरा हम्म। रहे हैं, एक डर का माहौल बरकरार है। हम्म। तो ऐसे में आप इस पूरे के पूरे सिनेरियो को कैसे परसीव कर रहे हैं? तो सर, मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव से अगर इसे देखें तो अभी पूरा जी। पैंडेमिक है, तो इसको आप साइकोलॉजिकली ऐसे देख सकते हैं कि जैसे फिजिक्स में हमारा एक कंसेप्ट होता था inertia का, कि अगर कोई चीज चल रही है और उसको एकदम से रोक दो तो फिर उस पर बहुत फोर्स लगती है। हम्म। वैसे ही क्या हुआ है कि हम सबके ऊपर कलेक्टिवली हमारे साइकोलॉजी के ऊपर एक बहुत जोर की फोर्स लग गई है जिससे हम एकदम से रुक गए। तो उस वजह से रुकने की वजह से हमारे अंदर ही जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस थे, जैसे सोचना, फील करना, बिहेव करना, लोगों के साथ बात करना, ये सब उस चीज से इफेक्ट हो गया है। तो अब क्या होता है, जैसे आपने बात करी कि हमारे आसपास इतनी सारी खबरें रहती हैं जिनकी वजह से पैनिक रहता है, डर रहता है। हर दिन 200 न्यू केसेस आ जाते हैं तो लगता है कि अब तो बस दुनिया खत्म होने वाली है, सब मर बिल्कुल। जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारी जो एक कंट्रोल था हमारी जिंदगी पर, एक हमारे ऊपर जो कंट्रोल था वो हमसे छिन गया। जहाँ पे हमको हमारे पास, हम घर पे रहते हैं और लेकिन हमारे पास कंट्रोल नहीं है किसी भी चीज का, कि हम बाहर जा सकते हैं नहीं जा सकते, वो बाहर के पुलिस वाले पे डिपेंड करता है उसका मूड कैसा है। और हम क्या कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, उसका कंट्रोल हमारी जिंदगी से एकदम चला गया है, जो हमें एक ह्यूमन नीड है जिसकी बिल्कुल। कंट्रोल की। अगर हम कंट्रोल में नहीं है तो कौन कंट्रोल में है, बस कोई कंट्रोल में हो। तो इसी वजह से आजकल जो कंस्पिरेसी थ्योरीज होती हैं वो भी इतनी सारी रैम्पेंट इसी टाइम पे इसलिए रहती हैं कि बस लोगों को कंट्रोल में चाहिए कि किसी की वजह से हुआ ये और किसी की वजह से ये एंड हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक होता है वो ऐसे काम नहीं करता कि किसी ने जानबूझ के शुरू किया और किसी ने जानबूझ के खत्म भी कर देंगे अब अपने आप ही। ऑल्दो काफी अच्छी स्टोरी बन सकती है। और अ, वही रहता है कि हम बस एक स्टोरी को ढूंढते हैं कि हमको कुछ मिल जाए, कि ये उन्होंने किया अब वो उसको ठीक कर देंगे और फिर उसके बाद सब हो जाएगा। तो बिल्कुल। उसको, तो उसकी वजह से जो कंट्रोल हमसे छिन गया है, जो हमसे फ्रीडम हमारा छिन गया है, वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट तो करेगा ही। और बिल्कुल। उस इम्पैक्ट को हम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, उस इम्पैक्ट को हम कितना चेंज कर सकते हैं या फिर उसको दूसरे तरीके में परसीव कर सकते हैं, वो सिर्फ हम पे ही आ जाता है। और एक बहुत ही नेचुरल टेंडेंसी है ऐसी चीजें करने में, हमें किसी की जरूरत, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। और वो एक बिल्कुल। ह्यूमन है। तो इस मामले में यही रहता है कि हम किसी से हेल्प मांगने में ऐसी कोई झिझक ना रखें, क्योंकि हमारे दिमाग में यही चल रहा होगा कि देखो दुनिया में लोग मर रहे हैं, इतनी गरीबी है, इतनी महामारी फैली हुई है, लेकिन हम इसी चीज पे अटके हुए हैं। लेकिन आपकी जो चीज
अटके हुए हो आप जिस चीज पे, वो आपकी चीज है। बिल्कुल। और आप प्रॉब्लम को ठीक करोगे तभी आप किसी और की हेल्प कर पाओ। आप जितना कर सकते हो कर ही रहे। तो आई थिंक ये एक चीजें हैं जो हम अभी तक समझने में थोड़ी मुश्किल है हमें, कि हम अपने आप को एक्सेप्ट कर सके हमारी जो प्रॉब्लम्स है। लेकिन वही है कि हम हेल्थ प्रोफेशनल्स लोगों को यही करना चाह रहे हैं कि आप अपना भी ख्याल रखें। आप दुनिया का ख्याल नहीं रख सकते तो आप अपना तो अपनी दुनिया का ख्याल। और वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ऐसे पैंडेमिक के टाइम पे। बिल्कुल। और अर्जुन, कहीं ना कहीं पे मुझे आज भी याद आता है जब मैं अपने स्कूल टाइम में था, ऑल्दो अब तो बहुत टाइम हो गया उस चीज को, लेकिन आज भी मुझे याद है कि मैं आ, इस तरीके का व्यक्ति हुआ करता था एक टाइम पे कि अगर साइलेंस हो कहीं पे, यानी कि बात करते करते अगर कोई बात अचानक से रुक जाए, घर में अकेला रहना हो, दोस्तों के साथ कोई प्लान था और वो प्लान अचानक से कैंसिल हो जाए, तो मैं उस तरीके का व्यक्ति था जो एक्सप्रेस तो नहीं कर पाता था कि कैसा महसूस कर रहा है। तो आई वुड ऑलवेज बी कि हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, सब चले, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पे सिमट जाता था। मेरे को ऐसा लगता था जैसे कोई चीज बांध रही है मेरे को, और हमेशा हम्म। वो साइलेंस ब्रेक करने के लिए कोशिश की जाती थी। बाहर निकल गया घूमने के लिए, दौड़ भाग कर ली, थोड़ा कमरे का सेटिंग इधर से उधर कर दी। तो ये बहुत ज्यादा एक्टिवली मेरे स्कूल लाइफ के टाइम में होता था। हम्म। अभी एकदम से जब बहुत सारे लोगों का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया है, हम्म। मेंटल भी फिजिकल भी, तो इस टाइम पे ये सारी की सारी चीज पे जो एक एड ऑन अभी नई चीज निकल के आ रही है, जैसे माइग्रेशन, जैसे हम्म। जो जितने भी लेबरर्स हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, अब उनकी वजह से जो एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, जिससे लोगों के बीच में दोबारा से ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरी महामारी दोबारा से फैल सकती है, कि हम्म। ये लोग दोबारा इलाकों में जाएंगे तो सारी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी, शायद लॉकडाउन इस वजह से एक्सटेंड हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या आपको लगता है कि वो लोग जो, चाहे जिन्हें साइकोलॉजी की नॉलेज हो, चाहे नॉलेज ना हो, वो लोग जो हमें देख रहे हैं या जिन तक हम पहुंचा सकें, कुछ ऐसा तरीका या स्मार्ट वे जिससे वो इस चीज को थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ पाए, इस पूरे प्रोसेस को, कि इस तो डर और देखिए पैनिक आपको, वाले। तो फिर से जब हम किसी जैसे आप माइग्रेशन की बात कर रहे थे, माइग्रेंट्स को अगर हम जो डेली वेज लेबरर्स हैं अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जब हम ब्लेम करते हैं कि उनकी वजह से वापस सबसे शुरू हो जाएगा, तो हम फिर से वही कंट्रोल ढूंढ रहे हैं हम्म। कि हमको कोई ब्लेम करने को मिल जाए कि उनकी वजह से हुआ था, उन्होंने हमारा कंट्रोल छीन लिया। हम्म। जैसे जब कनिका कपूर का केस आया था तो फिर हम्म। उन्होंने बहुत काफी इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस, चलो बोल देते हैं उन्हें, इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लिए थे, लेकिन एक लोगों में एक बिलीफ आ गया था कि यही बंदी कोरोना वायरस लेके आई है। इससे पहले कोई केस नहीं था, उसके बाद जो सारे केसेस हुए हैं सारे इसकी वजह से हुए हैं। तो ऐसे जो हम कंट्रोल ढूंढ रहे हैं ना, और हम बस किसी को ढूंढ रहे हैं कि हम गलती किसकी, उसके बाद ताकि हमें एक शांति से मिल जाए कि उनकी गलती थी, उनको इसका जस्टिस मिल जाएगा, उसके बाद हमारी लाइफ नॉर्मल शायद से हो जाएगी। हम फिर से बिल्कुल। वही कंट्रोल ढूंढ रहे हैं। हम एक जो ह्यूमन टेंडेंसी है कंट्रोल करने की, और फिर एक ह्यूमन टेंडेंसी है कंट्रोल ना होने पर पैनिक करने की, डर लगने का, क्योंकि ये हमारी एवोल्यूशनरी इसको मान लो, या फिर हमारी जो आजकल रूटीन रहता है उसमें हम बस एक कंट्रोल होता है हमें, कुछ भी हो जाए। और बिल्कुल। जब हमसे कंट्रोल छिन जाए तो फिर हमें ब्लेम करने को चाहिए। पहले हम चाइना को ब्लेम कर रहे थे कि चाइना ने फैला दिया, फिर हम जो लोग बाहर से आ रहे थे उनको ब्लेम कर रहे थे कि उन्होंने फैला दिया, फिर कुछ लोग गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे थे कि उन्होंने फैलने दिया, और फिर अब हम माइग्रेंट डेली बेस्ड लेबरर्स को ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने वो फैला देंगे। तो आप यही है कि आप ये सोचने की बजाय कि किसने फैलाया, किसने क्या किया, आप बस ये सोचें कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कितनी चीजें आपके कंट्रोल में है। घर पे रहना आपके कंट्रोल में है, आपका जो फैमिली है जिसके साथ भी आप रह रहे हैं वो रहना आपके कंट्रोल में है। उसको आप कंट्रोल करके उस एक जो छोटी सी आपकी जिंदगी हुई है एकदम से, जो इतनी बड़ी थी एकदम से छोटी हो गई है, आप उसको कंट्रोल में रखिए, उसको आप ध्यान से रखिए। बाकी जो दुनिया में चलता रहेगा वो अनफॉर्चुनेटली आपके कंट्रोल के बाहर है। अगर आप उसको बिल्कुल। कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आपको सिर्फ डर लगेगा, आपको सिर्फ गुस्सा आएगा, एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगा।
तो एक ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डिसाइड कर पाए कि आप कितना कंट्रोल कर सकते बिल्कुल। बहुत सुंदर तरीके से अर्जुन तुमने ये बात पुट करी है। और मुझे अभी बहुत स्ट्रांगली ये चीज फील होती है कि अपने जितने भी साइकोलॉजी वाले बच्चे हैं, तो सारे लोग इस सिनेरियो में कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो ऑल्दो तुमने एड्रेस ये बात जरूर करी है कि हम लोग दूसरों की मदद करते करते भी खुद का भी ध्यान रखें। ऐसा ना हैं। हो कि खुद पे ध्यान रखना छोड़ दे हम लोग। हम्म। तो ऐसे सिनेरियो में बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने काउंसलिंग सर्विसेज बिल्कुल। शुरू करी है, बातचीत करना शुरू करा है लोगों से। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार उन्हें भी कुछ एड्रेस करते हुए बोलें कि कितना जरूरी है उनके लिए अपने लिए भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट फील करना। बिल्कुल सर। क्या हुआ है कि जिन्होंने शुरू किया है ये काउंसलिंग सर्विसेज शुरू करना, उनका काफी अच्छा ओपिनियन था, काफी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इस समय पे लोगों को काउंसलिंग सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। आज ही मैं न्यूज में देख रहा था, गवर्नमेंट ने भी एक हेल्पलाइन शुरू कर दी है, नेशनल हेल्पलाइन, अगर किसी को हम्म। मेंटल हेल्थ की दिक्कत हो तो ये काफी अच्छे स्टेप्स हैं। लेकिन फिर बिल्कुल। इसकी दिक्कत आ जाती है कि जो उन काउंसलिंग सर्विसेज में बैठेगा, उनका ख्याल कैसे रखा जाए, क्योंकि उनको भी यही सब दिक्कतें आ रही हैं। उनको बिल्कुल। वो नहीं कि वो कहीं और बैठे हैं और उनको ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ऐसे में जरूरी है कि अब जैसे एक कोट थी, मैंने ऑनलाइन ही देखी थी कि खाली ग्लास से आप किसी दूसरे ग्लास को नहीं भर सकते हैं, एम्प्टी हम्म। पॉट डजंट फिल, ऐसा कुछ था। तो वही जरूरी है कि आप अपने आप का भी ख्याल रखें, आप अपने जो एक साइकोलॉजिकल वेलबींग जो होता है उसको भी ख्याल हम्म। में रखें। दूसरों की हेल्प करना इंपॉर्टेंट है। आई नो आप अच्छे इंटेंशंस के साथ ही शुरू कर रहे हैं इसको, लेकिन उसमें ये जरूरी है कि अगर आप अपने 100% पे नहीं होगे, आप अगर अपने 100% नहीं दे पाओगे, तो दूसरे का भी नुकसान होगा और आपका भी होगा। क्योंकि बिल्कुल। आपको लगेगा कि आप कर सकते थे, कुछ नहीं कर पाए, और दूसरे को लगेगा कि इन्होंने तो बोला है कि ये मेरी हेल्प करेंगे लेकिन ये नहीं। तो आजकल जैसे भी जो भी मेरे को मैसेजेस आते हैं कभी कभी, तो फिर मैं कभी कभी अपनी उनको बता देता हूँ कि अ, मेरे को भी काफी प्रॉब्लम्स चल रही है, मैं भी थेरेपी ले रहा हूँ अभी, तो फिर मे बी मैं आज अच्छे से बात ना कर पाऊँ। और ये एक जो ओपननेस होती है अपनी खुद की एक ह्यूमन नेचर को शेयर करने की, ये बहुत जरूरी होती है किसी भी काउंसलिंग सर्विसेज के लिए, जिसमें आप एक प्रोफेशनल सेटिंग तो जरूरी है ही कि आप अपना भी रखें कि सारा सारा कुछ नहीं, सारा दुखड़ा नहीं सुना देना, लेकिन आप फिर भी अपने आप को ओपन रखें इस मामले में कि दूसरा भी आपकी सिचुएशन को समझ समझ पाए। ये एक बहुत जरूरी चीज है इस टाइम पे, जो सबको एक साथ मिलकर ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और साथ ही साथ में मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा हमारे साइकोलॉजी वाले बच्चों से कि आप लोग थोड़ा सा बहाव में बहे भी ना। हम्म। जैसे बहुत सारे बच्चे अभी वेल इक्विप्ड नहीं है, ना ही आप थियोरेटिकली वेल इक्विप्ड हैं, ना ही आप अभी एक्सपोज्ड हैं उस तरीके के स्किल सेट से या स्किल हम्म। डेवलपमेंट या ट्रेनिंग प्रोसीजर्स से। तो इसलिए आप हर चीज का दबाव या प्रेशर अपने ऊपर मत लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कुछ जिम्मेदारी है दूसरों के लिए, तो आप वो जिम्मेदारी खुद से शुरू कर सकते हैं। यानी कि आप खुद पे काम करिए, आप घर में खुद को रखिए, क्रिएटिवली कोशिश करिए कि आप खुद को और अपने घर वालों को एंगेज कर सके। तो क्रिएटिव एंगेजमेंट थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करिए। जैसे अर्जुन, अगर देखा जाए तो हमने जो ये इंस्टाग्राम लाइव चालू किया है, तो ये इस 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान ही है। जैसे ये इंस्टाग्राम पे एक्टिव होने की जो कोशिश है मेरी, हम्म। या या लोगों से जुड़ने की जो कोशिश है, या इंस्टाग्राम पे इस तरह से इंटरव्यूज जहां पे हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग भी हम रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं, पर साथ ही साथ में उस डिस्टेंसिंग को कम भी कर पा रहे हैं, मतलब कम्युनिकेट बिल्कुल। कर पा रहे हैं लोगों से। तो मुझे लगता है कि इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना भी बहुत जरूरी पड़ जाता है। अब बिल्कुल। इस समय पे मैं अर्जुन, ये जो आपसे इंटरव्यू ले रहा हूं, तो ये मैं अपने कमरे में ले रहा हूं। तो मेरठ में मैं अपने घर आया हुआ हूं, और अब से लगभग 8 सालों के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं मेरठ से जब से निकला 12वीं से, तब से दिल्ली में ही हूँ। आज पहली बार ऐसा हुआ है इन 21 दिनों के दौरान में कि आई एम एबल टू कनेक्ट विद माई ओन हाउस। वो घर वाली फीलिंग आ रही है, वो हाउस से होम का जो सफर है, वो मैं वापस से फील कर पा रहा हूँ, वो कनेक्शन।
मैं पूरे घर को कल साफ किया, मैंने सारी सेटिंग लगाई और फिर वाईफाई का अरेंजमेंट किया इंस्टाग्राम के लिए। तो इस तरीके से भी ये एक पॉजिटिव एंगेजमेंट ही किया जा रहा है। बिल्कुल। तो बाकी तरीके से काम नहीं कर पा रहा मैं जैसे पहले करता था, लेकिन अब वही काम मैं चाहूं तो और अलग तरीके से और बेहतरीन तरीके से कर सकता हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को भी एड्रेस करते हुए कुछ एक दो ऐसे पॉजिटिव चीजों पे या पॉजिटिव स्टेप्स पे बात करें जो लोग अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं करंटली, कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स या कुछ थॉट्स, अगर उस पर बातचीत हो। तो एक चीज जैसा आपने बताया, आपने 21 दिन के लिए ये इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट करी है, तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं बाकी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, उन्होंने एक 21 डे चैलेंज ले लिया कि वो अपने इन 21 दिनों को फिल्म करेंगे कि हम पूरे क्या करते हैं और हमने क्या क्या किया रोज के रोज। तो ऑल्दो वो एक टाइप ऑफ डायरी एंट्री हो जाता है कि आप अपने पूरे इस 21 दिन को, क्योंकि आप अगर बड़ी इमेज से देखो ना, इसे लार्जर पिक्चर से देखो, दिस इज अ प्रीटी हिस्टोरिक इवेंट दैट हैपनिंग। बिल्कुल। दिस इज गोइंग टू बी रिमेम्बर्ड फॉर सेंचुरीज टू कम। 2020 पैंडेमिक, तो वो एक डायरी एंट्री हो जाती है जो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए रहेगी, जो मे बी अभी जो लोग कर रहे हैं इस काम को वो उस हिसाब से नहीं कर रहे, लेकिन जो फ्यूचर में जनरेशन होंगी वो यही देखेंगी कि लोग उस टाइम करते क्या थे। और इसी तरीके से कुछ लोग अपने घर की सफाई कर रहे हैं, जैसे आपने बताया, और कुछ लोग अपने घर को पूरा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। मैं क्या करता हूँ कि बिल्कुल। मैं अपने पापा को एक्सरसाइज में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि, कि मेरे को एक्सरसाइज का चाव है तो उनको भी करवानी है अब इन 21 दिनों में। कहावत है ना कि 3 हफ्ते में कोई हैबिट डेली बन जाती है। हाँ। तो बिल्कुल। मेरे को था कि अब उनको भी एक्सरसाइज की हैबिट लगवा के ही छोड़ूंगा मैं। और ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आप 3 हफ्ते का टाइम है आपके पास, आप ये सब कर सकते हो पॉजिटिवली। अब जैसे कि मेरी एक रिसर्च चल रही थी जो जिसका काम अनफॉर्चुनेटली रुक गया है इसकी वजह से, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है मेरे ऊपर साइकोलॉजिकली, तो मैं उसका काम नहीं कर पाता। तो उसके उसका काम अगर नहीं हो रहा है तो कुछ और काम कर लो, कुछ और कंस्ट्रक्टिव कर लो, जिससे कि ज्यादा मे बी उस जगह पे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप कंट्रीब्यूट कर पाओ किसी चीज को। तो आप कोई भी चीज पकड़ लो, एक सफाई पकड़ लो या फिर कुछ एक्सरसाइज पकड़ लो, हेल्दी लिविंग पकड़ लो, योगा कर रहे हैं आजकल काफी लोग, मेडिटेशन, क्लीनिंग, जो भी आपको करना है आप पकड़ लो और उसको 21 दिन के लिए कर लो। और बस ये सोचो कि 21 दिन खत्म होंगे, उसके बाद तक आपकी एक ये डेली शेड्यूल बन जाएगी, आपकी एक हैबिट बन जाएगी। बिल्कुल। और साथ ही में थोड़ा इन क्रिएटिव एक्टिविटीज को और स्पेसिफिक करने के लिए हम लोगों ने अभी रिक्वेस्ट भी किया है मिस सोनाली सैनी। सो शी इज आर्ट थेरेपिस्ट, शी इज एन आर्ट थेरेपिस्ट। अच्छा। तो वो भी इस चीज के बारे में बातचीत करेंगे कि किस तरीके से क्या चीजें हम एक्टिवली कर सकते हैं। तो अभी जैसे हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं अभी करने की, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बार बार ये दिखाने की कि साइकोलॉजी किस तरीके से हमें इक्विप कर रहा है, किस तरह से हम चाहें तो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली यूज करके हम हम्म। लोग छोटे छोटे चेंजेस रोज कर सकते हैं। अच्छा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप लग रहा है मुझे इसके इस दिनों में। और साथ ही हम्म। साथ में अर्जुन आपसे पहले मेंटल हेल्थ पे बात करते हुए नेहा साथ में जुड़ी हुई थी, मैं स्नेहा त्रिपाठी। हम्म। तो हम्म। उनसे बात करते करते जो चीज निकल के आई सामने वो ये थी कि इन 21 दिनों में किस तरह से हम चाहें तो अपने और अपने प्रियजनों के साथ में अपने रिश्ते को रेजुविनेट कर सकते हैं। हम्म। जैसे अभी आई रिमेम्बर, अभी सेशन से कुछ देर पहले, कुछ 15-20 मिनट पहले, तो अभी क्योंकि ये वो वाला टाइम है कि मेरे सारे एरीज फ्रेंड्स का बर्थडे पड़ रहा है इस टाइम पे। अच्छा। तो अब सारे के सारे लोग, वो लोग जिन्होंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था, सब लोग ये सोच रहे थे कि इस टाइम पे सब कुछ खराब हो गया, हमारा बर्थडे कैसे प्लान होगा। और जो लोग बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि एरीज को इस बात से भी अटैच किया जाता है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। और अच्छा। मैंने देखा है इतने सारे लोग मिलके साथ में आए हैं और उन्होंने कितने इफेक्टिवली, कितने अच्छे तरीके से अपने पूरे के पूरे बर्थडे को उन्होंने एक नई शेप दे दी है। ऐसे लोग जिनसे उन्होंने 5-5, 10-10 साल पहले बात नहीं करी थी, वो लोग वीडियो सेंड कर रहे हैं साथ में। सो हाउ rejuvenating this 21-day lockdown can be for your own self and for your relationships with others। तो ये भी बहुत जरूरी है कि जो लोग देख रहे हैं वो भी इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखें और जितना पॉजिटिव हो सकता है इस चीज को उतना पॉजिटिवली लिया जाए।
अर्जुन, मैं तो हाँ हाँ, आप कुछ अगर ऐड करना चाहते हाँ हैं तो हाँ, उसका मैं मैं एक बस सवाल यही कह पूछना रहा चाह रहा था था। कि हाँ, मैं बस एक चीज छोटी सी ऐड करना चाह रहा था कि जैसे आप बता रहे हो कि लोग इतना पॉजिटिवली ले रहे हैं, इसमें कम्युनिटी का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके आसपास जो लोग हैं, उनके साथ कैसे आप इंटरेक्ट कर रहे हो। तो अभी मैं स्पेन की जैसे देख रहा था कि वहां पे एक बंदे ने अपने घर पे डीजे लगा दिया और फिर सारे मिलके अपनी बैल्कनीज पे नाच रहे हैं। तो हाँ, ऐसे ही और इंडिया में भी हुआ था आई थिंक किसी लोकेलिटी में। तो फिर ऐसे ही रहता है कि आप कम्युनिटी के साथ अपने घर पे बैठे बैठे कैसे बिल्कुल। अटैच पा रहे हो उनके साथ, जो आपके नेबर्स थे। अब जैसे मेरे घर के पीछे नेबर्स हैं, मैं उनसे मेरी कभी इंटरेक्शन नहीं रही है, लेकिन मैं जब एक्सरसाइज करने जाता हूँ एक दो ऐसे ऐसे दिखते रहते हैं, कोई भी उनसे ऐसे हाय हेलो हो जाती है। और बस एक ऐसे रहता है कि सारे उसमें साथ साथ ही लगे हुए हैं, सारे घर के अंदर लॉग टुगेदर। तो एक कम्युनिटी का जो वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो एक हम अपनी कम्युनिटी ढूंढ रहे हैं और जो हमें मिल रही है, वो एक आई थिंक एक अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट ही रहेगा इस लॉकडाउन का। बिल्कुल। और मैं बाकियों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग साथ में देख रहे हैं या और लोग जो साथ में अभी जुड़ेंगे, तो आप लोग अगर कुछ भी सवाल करना चाहते हैं अर्जुन से, तो क्योंकि इंस्टाग्राम आई सपोज हमें अलाउ नहीं करता है तीसरे व्यक्ति को वीडियो में ऐड करने के लिए, तो आप लोग चाहें तो एक बार अपना सवाल यहाँ पे रख सकते हैं और वो सवाल हम लोग अर्जुन से पूछेंगे। तो अर्जुन, मैं एक और चीज जानना चाहूंगा कि आ, आप जैसे कम्युनिटी की बात कर रहे थे अभी, और आपने अभी बीच में पिछली बात करते हुए आपने शब्द का इस्तेमाल किया था कि इसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मुझ पे हो हम्म रहा है, तो मैं अपने रिसर्च को परस्यू नहीं कर पा रहा, अपने काम को भी कंटिन्यू हम्म नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो आपका खुद का एक्सपीरियंस रहा है वो पीरियड ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन का, हम्म तो उसका किस तरीके का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था आपके आसपास के लोगों पे, और आपके आसपास के लोगों का उस टाइम पे क्या इम्पैक्ट से आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था। हम्म। तो अगर उस चीज पे आप थोड़ा सा एड्रेस करना चाहें। हाँ, बड़ा डीप क्वेश्चन हो गया। तो एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी है, एक छोटी सी स्टोरी। एक्चुअली जब वो क्लिनिकल डिप्रेशन का फेज था मेरा 2 साल का, उस टाइम पे आप ये समझ सकते हो कि मैं लॉकडाउन पे था 2 साल के लिए। तो उस टाइम पे जो रूटीन होता था मेरा, वो एक्चुअली मेरा आजकल के रूटीन से बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो आई थिंक उसका एक अलग ही इम्पैक्ट चल रहा है मेरे दिमाग में कि उसके साथ जो पैरल्स खिंच रहे हैं। लेकिन उस टाइम की अगर बात करें तो मेरे आसपास के लोगों पे जो इफेक्ट पड़ा था वो काफी अंडरस्टैंडेबली न्यूट्रल या नेगेटिव रहा था। क्योंकि उस टाइम पे जो मेरे अंदर मेरा जो इम्पैक्ट था उन पे, और उनका जो इम्पैक्ट था मुझ पे, कि अगर मेरी फैमिली की बात करी जाए तो उनके लिए बहुत टफ टाइम है। आप समझ सकते हैं कि किसी भी फैमिली के लिए इस सब के थ्रू जाना बिल्कुल आसान नहीं होता। तो उसका जो एक एडेड स्ट्रेस होता है कि अगर एक बंदे को इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हो और उनको इतना सब कुछ फेस करना हो, तो बेसिकली पूरी फैमिली इसके थ्रू जाती है। और मेरे फ्रेंड्स की बात करें तो फिर आई थिंक उस टाइम पे जो उनके साथ इम्पैक्ट हुआ था कि आई बेसिकली लॉस्ट मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स एट दैट टाइम, क्योंकि मैं उनसे ठीक से बात नहीं करता था। आई वॉज वेरी अग्रेसिव एट द टाइम एंड आई वॉज वेरी अनकोऑपरेटिव। मतलब एक दोस्ती जो होनी चाहिए वो मेरे अंदर खत्म हो चुकी थी। तो आई थिंक उनका उसका एक इम्पैक्ट और उसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रहते हैं वो रहते ही हैं हमेशा। मतलब उनको हम पेपर ओवर कर सकते हैं उनके थ्रू, उनके ऊपर, लेकिन वो एक एक इम्पैक्ट हमेशा रहता है। लेकिन फिर इसमें जो एक पॉजिटिव कम्युनिटी का इम्पैक्ट था, वो था कि जब मैंने अपनी स्टोरी शेयर करी फेसबुक पर पूरी दुनिया के साथ बेसिकली, तो उसमें जो मेरे अंदर एक स्पार्क जगाने वाली बात बात थी। तो मुझे लगता था कि किसी को मेरे बारे में फर्क नहीं पड़ता है, या किसी को मेरी कोई याद नहीं है। उस टाइम पे जो कमेंट्स आए थे, वो जो फेसबुक कम्युनिटी की मेरे दोस्तों की, उस टाइम पे उसका जो रोल था, उसी की वजह से मैं यहाँ पे। आई थिंक उस दिन अगर वो ना होता, उसके बाद से जो लोगों ने अपना सपोर्ट दिखाया, अपना लव दिखाया मेरे को, अगर वो उस टाइम पे ना होता, तो आई थिंक आज जो भी मैं हूँ, जैसे ये जो ब्लॉग है, ये सब कुछ भी नहीं होता। तो कम्युनिटी का एक
पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहता है। अब कम्युनिटी का जो नेगेटिव इम्पैक्ट रहा था मुझ पे, वो ये था कि मेरे को पूरे टाइम ये बोला जाता था कि थोड़ा दूर रहो, थोड़ा ऐसे रहता था एक छोटा सा, हाँ, कि ये ऐसा सही है तो इसको थोड़ा रहने दो, इससे थोड़ा कम। और जो लोग इंटरेक्ट करते थे उनके फिर वो नुस्खों वाली बात आ जाती थी कि घर पे कमरे में एक कटोरी नमक रख लो तो उससे ठीक हो जाएगा, या फिर कहीं पे लगवा दो। और ऐसे जो नुस्खे होते हैं थोड़े बहुत, तो उसका जो ऐसी बातें सुनने से गुस्सा आता था मेरे को कि आपको क्या लगता है कि मेरी प्रॉब्लम जितनी छोटी सी है कि नमक से ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। और आई थिंक ऐसा जो एक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, अब मैं अभी उनकी अगर अब मैं हाइंडसाइट में उनकी सिचुएशन समझने की कोशिश करूं, तो वो भी बस हेल्प ही करना चाह रहे थे अपने तरीके से। उनको जो ठीक लगता था वो सिर्फ वही बोलते थे, और बिल्कुल। वो एक एक केयर दिखाने का तरीका था। तो फिर वही लगता है कि अपनी जगह पे तो सब ठीक ही होते हैं, कि कोई ऐसे मेरे को जानबूझ के कुछ बिल्कुल। गलत करने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन फिर वही रहता है कि कई बार हमारे एक्शंस के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस रह जाते हैं जब हम कुछ बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं। और ये दोनों तरफ से रहे हैं, मेरा कम्युनिटी पे भी मेरी इम्पैक्ट रहा है और कम्युनिटी का मुझ पे भी रहा है, और ये रहता ही है बिल्कुल। हमें। और अर्जुन, एक चीज तो मैंने बहुत टाइम देखी है कि एक कदम दूरी से ना हर व्यक्ति समझदार ही होता है। हम्म। किसी भी सिचुएशन से जब एक कदम दूर होके कोई देखता है, मैंने बहुत बार देखा है। आ, स्कूल टाइम में तो बहुत एक्टिवली ये चीज देखी थी, बैचलर्स के दौरान, मास्टर्स के दौरान, जॉब करते हुए, अब पीएचडी हम्म। के दौरान भी। जितने साइकोलॉजी के भी बच्चे हैं या साइकोलॉजी के नहीं भी हैं, एक चीज जो हर किसी के पास मैंने देखी है, वो है सलाह। तो आज तक मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है जिसके पास सलाह ना हो। तो अगर मान लो कि मेरा खुद का रिश्ता खराब चल रहा है और मेरे सामने किसी और का भी खराब चल रहा हो, तो एक चीज जो मेरे पास हमेशा रहेगी उसे देने के लिए, वो है सलाह। बिल्कुल। तो आप जिस तरह से अभी शेयर कर रहे थे, तो मैं इस बात से बहुत कनेक्ट कर पाया कि बहुत जरूरी है एनालाइज करना, रिफ्लेक्ट करना उस कम्युनिटी के इम्पैक्ट पे, वो जो हम्म। इमीडिएट इकोसिस्टम है हमारा, उसके इम्पैक्ट पे। माँ बाप काफी बार जाने अनजाने में कुछ बात कह जाते हैं जो लग जाती है। वो शायद काफी बार समझ नहीं कर पाते हैं या काफी बार ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्त लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, जितनी उनकी समझ होती है उस हिसाब से वो भी कुछ बताते हैं। ऐसे सिनेरियो में आपको कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज या इंस्टेंस याद है जो आज तक आपके साथ रही हो, जो बहुत हर्टफुल या बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट किसी एक व्यक्ति का अब तक रहा हो? अ, एक व्यक्ति का पॉजिटिव या नेगेटिव, अच्छा। तो चलो पहले नेगेटिव से शुरू करते हैं, गुड न्यूज बाद में रखेंगे। जी। जैसे जब ये सब चल रहा था तो एक दोस्त था मेरा, तो जैसे उनको भी काफी क्लियर चल रहा था कि मैं कुछ प्रॉब्लम चल रही है मेरे को। हम्म। तो उन्होंने एक बार मेरे को मैसेज पे भेज दिया था कि गेट ओवर इट, गेट अ लाइफ एंड स्टॉप एक्टिंग लाइक दिस। तो आई थिंक उनको भी एक फ्रस्ट्रेशन के लेवल से उन्होंने बोला होगा कि इतना टाइम हो गया है और ये अभी तक वैसे का वैसा ही है, तो फिर हम्म। चलो उनकी तो क्यों समझ रहा हूँ, उन्होंने तो ऐसे ही बोला। अ, लेकिन उसका एक हाँ। इम्पैक्ट रहा था मुझ पे कि बिल्कुल। अ, ऐसा क्यों, और जब आप मेरे दोस्त हो तो ऐसा क्यों। और आई थिंक उसका एक रहता ही है इम्पैक्ट, आपके फ्यूचर रिलेशनशिप्स में भी, आपके फ्यूचर फ्रेंडशिप्स में भी। और लेकिन फिर भी यही रहता है कि आप उसको कितना अपने आप को इफेक्ट करने दोगे, उसका भी एक रोल रहता है। बिल्कुल। कि आप ये समझ सकते हो कि वो एक इंसान थे, एक इंसान थे, ऐसा नहीं था कि सबने ही ऐसे किया था। और आप उनकी भी अगर लिमिटेशंस समझ पाओगे, तो आप अपनी जिंदगी को बेटर बना सकते हो। कि आप उनको एक बिल्कुल। इंसान की तरह ढूंढो और देखो, और ऐसे नहीं कि वही सब कुछ जानते हैं। और फिर अब
पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात आए तो ऐसे 10-20 लोग मिल जाएंगे। मतलब आप मेरे उस पोस्ट को देख लो और उस पे जिसने भी कमेंट किया है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट था। मतलब उसके बाद से इतने मैसेजेस आए मुझे, इतने लोग बोल रहे थे कि आजा चल कभी कॉफी पीने चलते हैं, कुछ नहीं बात करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस साथ में रहेंगे। और मेरे को लगता था कि सही है, बस ऐसी मतलब कुछ चाहिए भी नहीं तुमको। और ऐसी एक बिल्कुल। मतलब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो आया ना मेरे को उसके बाद से, वो आई थिंक पूरा अभी तक है। कि उसके बाद से बस मेरे को ये है कि ठीक है मैं सबकी हेल्प नहीं कर पाता हूँ या फिर मैं सब कुछ नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं कि कुछ तो कर रहा हूँ, इट्स समथिंग। और एक और चीज की अगर बात करें तो एक मूवी का मुझ पे काफी इम्पैक्ट रहा था, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी आई थी। तो उसमें काफी चीजें ऐसी एड्रेस आई थिंक अनइंटेंशनली ऐसी एड्रेस हो गई थी, जो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ही चल रही थी कि और आई थिंक उसी की वजह से मैंने उसके बाद से जो भी काम किया है, नाइट ऑफ स्टील जो नाम है वो वहीं से आया था। और ऐसी कई सारी चीजें होती है जो हमें इंस्पायर कर जाती है और हमें पता नहीं चलता कि ये हमें इंस्पायर करने वाली है। मतलब वी बिल्कुल। डोंट वेयर आर इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम। और मेरे को एक मूवी से मिल गई, कुछ लोगों को एक किताब से मिल जाती है, कुछ लोगों को दूसरे लोगों से बात करके मिल जाती है, और ये बस कहीं से भी आ जाती है, बस आपको तैयार रहना होता है, कहीं भी कभी भी आ सकती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अर्जुन, क्योंकि तुम बहुत ही सुंदर तरीके के साथ साथ बहुत ही जेन्युइन तरीके से, तो तुम जो भी चीजें कह रहे हो, अ, मैं जानता हूँ बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत अच्छे शब्द होते हैं कहने के लिए, और वो अपनी बात को किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के कुछ इस तरीके से रख देते हैं कि वो दिखने में सुंदर ही लगता है। अब वो चखो स्वाद लो उनका तो अलग बात है, वो बाद में पता चलता है कैसे थे, लेकिन दिखने में हमेशा दूर से सुंदर ही लगते हैं। लेकिन अब तक तुमने जितनी भी बातचीत करी है, जो चीज तुमने एक्सप्रेस किया है, तो जो सबसे सुंदर चीज है उस बात की, वो ये है कि वो सारी की सारी चीज एक ऑथेंटिसिटी इन्वोक कर रहा है, और वो केवल तुम्हारे अंदर नहीं, वो मेरे अंदर इन्वोक कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कम्युनिटी का, और ये मैं कम्युनिटी ही कहना चाहूंगा। अभी तुम मेरे सबसे इमीडिएट इकोसिस्टम हो, और हम्म। अगर तुम दूर होके भी सिर्फ वीडियो से अगर आमने सामने मेरे अंदर ऑथेंटिसिटी इन्वोक कर सकते हो, तो इमेजिन तुम्हारा और हम सभी का क्या इम्पैक्ट हो सकता है एक दूसरे पे और पूरी दुनिया पे। तो मैं बिल्कुल। इसके लिए तो तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं अर्जुन। एंड साथ ही साथ में मैं एक यहाँ पे सवाल था विशाल का कि हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग योर फीलिंग्स इन अ बुक। तो मैं इसको थोड़ा अपने तरीके से ये पूछना चाहूंगा सवाल, कि जब इस तरीके की कोई चीज घट जाती है जो आ, एक असर छोड़ जाती है आप पर, आपकी जिंदगी पर, और उस चीज को जब आप लिखने की कोशिश करते हैं, एक पन्ने पे उतारने की कोशिश करते हैं, तो क्या महसूस होता है, किस तरीके की चुनौती आती है, या क्या फील हो रहा होता है, वो अगर आप थोड़ा बताना चाहें। तो आई थिंक इस मामले में सबके एक्सपीरियंसेस अलग रहेंगे कि उनको लिखते हुए कैसा फील होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लिखते हुए सारी चीजें वही रिकाउंट हो जाती हैं, जिनके लिए मुश्किल होता है अपनी बातों को लिखना। लेकिन मेरे लिए राइटिंग एक जरिया बन गया था कि अपनी जो बातें हैं, जो मेरे थॉट्स चल रहे हैं, जो मेरी फीलिंग्स हैं, उनको सबके सामने रखने का। कि बिल्कुल। वो मेरे अंदर इतनी सारी चीजें चल रही थी और पता नहीं क्यों मेरे को हमेशा एक झिझक सी रहती थी उनको बोलने में। कि मैं बोलने में थोड़ा कतराता था हमेशा कि बोलूं कैसे, पता नहीं, शायद कभी बोला नहीं इस चक्कर में। और ऐसे में जब मैं लिखता था तो मेरे को एक हल्कापन महसूस होता था कि बस निकल गया, इट्स आउट। एंड आई थिंक वही मेरी राइटिंग का हमेशा से रहा है कि जो भी मेरे दिमाग में चल रहा होता है वो मैं हमेशा कभी कई बार ऐसा होता है, मेरी मेरी मम्मी पापा भी बोलते हैं कि तेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है तो बताता क्यों नहीं हमको। और मेरे को बस ये रहता है कि मैं बता नहीं सकता, मैं लिख सकता हूँ, मतलब मैं लिख के बता दूंगा आपको क्या चल रहा है। और आई बिल्कुल। थिंक ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, क्या है मेरे अंदर कि बस लिख सकता हूँ, अच्छे से लिख सकता हूँ। और जब लिखता हूँ तो अच्छा लगता है।
तो इस वजह से मेरे को इतनी कोई चैलेंजेस नहीं आए थे। मेरे को बस यही था कि मैं अपनी स्टोरी को कितना जेन्युइन, कितना 100% दे सकता हूँ, कि मैं लोगों को समझा सकूं कि क्या क्या हुआ था एक्चुअल में। क्योंकि क्या होता है, हम जब लिख रहे होते हैं तो फिर कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो शायद से मिस आउट हो जाए। तो इस चक्कर में ऐसे रहता है कि आप कितना इनकलकेट कर सकते हो, कितना आप पूरा 100% व्यू दे सकते हो आपकी उस टाइम की जिंदगी। और वही एक चैलेंज रहता है मेरे अंदर, कि मैं लोगों को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना सकूं उस मोमेंट पे, कि अगर वो मेरे जगह पे होते तो भी उन्हें समझ में आ रहा होता कि उनको मेरे अंदर क्या चल रहा था उस टाइम पे। बिल्कुल। यही रहता शुक्रिया अर्जुन। साथ में एक सवाल आया है, और ये आप शायद जानते भी हैं इनको। तो ये उमिशा की तरफ से एक सवाल आया है। है। तो है मैम। तो उमिशा पूछ रही हैं कि आ, उन्हें हमेशा ये ख्याल आया है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर, जो जिंदगी में उनके साथ घटा है या जो बना है, उसके बारे में वो हमेशा एक किताब लिखने की सोची है उन्होंने। पर कभी समझ में नहीं आया उन्हें कि वो कहाँ से शुरू करें। तो ऐसे में आप अपनी तरफ से क्या टिप्स देना चाहेंगे उमिशा को, या ऐसे लोगों को जो अपने एक्सपीरियंसेस को पेन डाउन करना चाहते हैं? तो जब भी अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे कोई बुक लिखनी होती है, तो सबसे पहले तो ये होता है कि आप डिसाइड करें कि आपके लिए बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उसी के हिसाब से आप अपना डिसाइड करेंगे कि आप उसमें कितना एफर्ट डालने वाले हैं। तो अगर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, कि दिस इज समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू यू, जो आप चाहते हैं कि लोग पढ़ें और आपको समझें, तो उसके हिसाब से पहले आप एक स्ट्रक्चर डिसाइड करें कि आप कैसे अपनी स्टोरी सुनाना चाहेंगे। स्टोरी सुनाने के भी कई सारे तरीके होते हैं अलग अलग। तो फिर पहले आप डिसाइड करें कि शुरू कैसे होगी, बीच में क्या होगा, एंड में क्या होगा। उसके बाद अगर ऐसा है कि आपने पहले कभी लिखा नहीं है ज्यादा, तो डोंट स्टार्ट विद अ बुक इन माइंड। छोटे गोल्स पहले सेट करिए। पहले एक पेज लिखिए, या पहले एक पैराग्राफ लिख लीजिए। और पहले पैराग्राफ लिखो, फिर उसके बाद उसको देखो कि उसको कैसा रहा, क्या क्या आप ऐड कर पाए, क्या क्या आप ऐड कर सकते थे, क्या क्या रह गया। और उसी को आप उस पर ही बिल्ड करना होता है। क्योंकि हर बुक एक पैराग्राफ और एक सेंटेंस से शुरू होती है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल। बस एक साथ दिमाग में आया सारा कुछ और सारा लिख दिया एक ही दिन में। तो इट्स अ होल प्रोसेस, और आपको एक जगह पे शुरू करना होता है। एक पैराग्राफ के साथ शुरू करिए, एक चैप्टर के साथ शुरू करिए, और जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आप या तो उनको कहीं पे लिस्ट डाउन कर लीजिए कि आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं, इसके बारे में बात करना चाहते हैं, इसके बारे में। और फिर उनको आप एक एक करके उनको आप एड्रेस करिए। उनके बारे में एक पैराग्राफ लिखिए, थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, थोड़े 2 पैराग्राफ लिख दीजिए, 3 पैराग्राफ लिख दीजिए। ऐसे ही करते करते एक बुक बन जाती है। और मैं तो यही कहता हूँ कि मैं तो कई सारे आर्टिकल्स लिखता रहा था, आर्टिकल्स लिखते लिखते एक बुक बन गई। तो ऐसी एक बुक बनती है। और एक पैराग्राफ से शुरू होके हर बुक, हर सेंटेंस, हर आर्टिकल शुरू होता है। एंड वी ऑल स्टार्ट समवेयर। बिल्कुल। अर्जुन, जब इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस होता है जो इतना इम्पैक्टफुल होता है आपके लाइफ में, यानी कि मैं अगर मतलब समय की गंभीरता को समझूं, हम्म। तो क्लिनिकल डिप्रेशन जो ये शब्द है, ये कोई आसान शब्द नहीं है। कहने को, बोलने को तो हम लोग कितनी आसानी से कह जाते हैं कि स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, अरे डिप्रेस सा क्यों बैठा है, उठ के बैठ जा, ये कर ले, वो कर ले, जा बाहर घूमिया खेलिया। कितना हम्म। आसान पड़ जाता है इन शब्दों के इस्तेमाल को। लेकिन एक व्यक्ति जो इन शब्दों से जी रहा होता है, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा, तुमसे, कि जिन्होंने जिया है इस शब्द को, कि आखिर ये क्लिनिकल डिप्रेशन का मतलब क्या है? हम्म। तो ठीक है। तो जैसे आप बता रहे थे कि कई लोग मानते हैं कि थोड़ा स्ट्रेस हो गया, उदासी हो गई, ऐसा कुछ हो गया। पहली चीज तो ये है कि डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन जो होती है, लोग अलग लोगों को अलग तरीके से होती है। लोगों में अलग तरीके से दिखाई देगी। तो कुछ लोग होंगे जो अपने बेड से नहीं हिल पाएंगे। उनको कुछ भी करने में दिक्कत होगी, उनको जीने का मन नहीं रहेगा। मेरे केस में जब आता है तो मुझे कुछ फील नहीं होता। तो जैसे मैं फुटबॉल खेलने का मेरे को हमेशा हमेशा से चाव रहा है। मैं फुटबॉल खेलता था तो फिर मेरे को कुछ फील नहीं होता। मतलब एक जो खुशी होती है, एक जो गोल मारने की, एक जो स्माइल आती है गोल मारने में, वो
कुछ भी नहीं था। और एक अर्जुन, मैं बहुत ज्यादा माफी चाहूंगा, आपको ऐसे बीच में रोक हम्म, रहा हूँ। हम्म, 8 सेकंड में वीडियो बंद हो जाएगी क्योंकि हमारा 1 घंटे का टाइम पूरा हो गया है। तो मैं ओ वाह, दोबारा लाइव कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, पता ही अगर नहीं आप चला। प्लीज घंटे, हाँ है, पता ही नहीं चला 1 घंटा हो गया। हाँ, आप हाँ कुछ तो कह रहे थे। मैं जैसे बता रहा था कि मुझे जो डिप्रेशन के टाइम पे होता था कि मुझे कुछ फील नहीं होता था। तो एक जैसे होता है कि आपको अ, कुछ पसंदीदा करने पे एक खुशी मिलती है, या फिर कुछ ना हो तो फिर एक उदासी होती है, दुख होता है, वो सब कुछ चला गया था। मतलब मैं एक जो अंदर से एक खालीपन होता है ना, मतलब एक नमनेस, एक अंदर से एक ऐसा लगता था कि कुछ है ही नहीं अंदर, खाली है सब, कुछ फील नहीं होता था। मेरे को अच्छे से याद है कि कई बार ऐसी इंस्टेंसेस आए थे कि मैं रोना चाहता था, मतलब मुझे मन करता था रोने का, कि रोना आ रहा होता था लेकिन आंसू ही नहीं निकलते थे। और ऐसी चीजों को जब लोग स्ट्रेस मान के डिसमिस कर देते हैं, तो लगता है कि ये भी लगता है कि अगर मैं उनको बताऊंगा कि मुझे डिप्रेशन है, तो फिर वो उसको सीरियसली नहीं लेते। तो एक उसका भी एक दिमाग में आ जाता है कि इनको बताऊं ना बताऊं, इनको इनके साथ कितना ओपन रहूं। और कई लोगों में जैसे मैंने देखा है कि एक मेरे अंदर भी जो था कि एक जो एग्रेशन सा आ जाता है, और किसी से बात करने का मन नहीं करता, सब पे गुस्सा आता रहता है, एक नफरत सी होने लग जाती है खुद से ही। बिल्कुल। और वो एक्सप्रेस करने के फिर कुछ ही तरीके रह जाते हैं जिससे आप अपने आप को ही हर्ट करते हो। अपने आप की जो नफरत होती है, मतलब अपनी शक्ल से ही नफरत होने लगी। तो ये तो कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मेरे को सिर्फ ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड याद आ रहे हैं। और भी कई एक्सपीरियंसेस रहे होंगे उस टाइम पे, लेकिन आई थिंक जब भी मैं उनको याद करता हूँ तो मुझे यही लगता है कि अब नहीं है। और अब मैं बस अपने आप को कंपेयर करता रहता हूँ उस टाइम से और इस टाइम से। तो मेरे को लगता है कि आज जैसा भी है, उस टाइम जैसा नहीं है। तो बस उसी से थोड़ी खुशी मिलती रहती है। बिल्कुल अर्जुन। अ, आप सब इतनी सारी बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो मेरे अंदर भी खुद कुछ ना कुछ घट रहा है। और जैसा मैंने कहा कि आप इतने ऑथेंटिक और इतने जेन्युइन तरीके से बताते हैं कि एक ऑथेंटिसिटी इन्वोक करते हैं सामने वाले में। एंड मैं ये जरूर कहना चाहूंगा सभी को कि ये बताना चाहूंगा एज अ प्रैक्टिशनर भी, एज अ साइकोलॉजिस्ट भी, और एक आम आदमी की तरह भी मैं ये बात बताना चाहूंगा सबको कि अ, जरूरी नहीं है कि डिप्रेशन या स्ट्रेस का टाइम, जो सीवियर स्ट्रेस का टाइम है, वो ऑब्जर्वेबल हो हर किसी के लिए, मतलब आपके खुद के लिए भी। हम्म, यानी कि जरूरी नहीं कि आप परेशान दिखेंगे, दुखी दिखेंगे, सबसे अकेले दिखेंगे। काफी बार ऐसे होता है, मैं इतने सारे लोगों को जानता हूं, और इतने सारे लोगों को जानता हूं मैं जो इस चीज से जूझ रहे हैं और जानते भी नहीं है कि वो कुछ इस तरीके की परेशानी या दिक्कत उनके अंदर पनप रही है या पनप सकती है। तो मुझे लगता है कि मैंने अब तक के टाइम में यही चीज एक्सपीरियंस करी है कि अगर हम एक्सप्रेस करना छोड़ दें, यानी कि अगर हम खुद से बात करना छोड़ दें, जो हम महसूस कर रहे हैं उसको अगर कहीं लिखे ना, या उसको कहीं आर्ट फॉर्म में ड्रॉ ना करें, या किसी से बोल के शेयर ना करें, तो कहीं ना कहीं पे वो हमारे अंदर, हमारे मन का जो एक कुआं होता है, मटका होता है, तप होता है, कुछ भी कह लीजिए आप, उसे भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है। और फिर वो इतना ज्यादा भर जाएगा एक टाइम के बाद में कि एक छोटा सा ट्रिगरिंग इवेंट भी, एक मतलब जो सिग्निफिकेंट भी ना हो, वो उसको ट्रिगर कर सकता है, छलका सकता है। तो इसीलिए मैं बाकियों से भी कहना चाहूंगा कि आज अर्जुन की इस बातचीत को सुनने के बाद में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे हमसे नहीं, सामने आके नहीं, लेकिन एक बार खुद से बात करने की कोशिश करिए, लिखने की कोशिश करिए, ड्रॉ करने की कोशिश करिए, बात करने की कोशिश करिए किसी दूसरे से। तो ये कुछ कोशिशें मुझे लगता है कि अर्जुन की बातचीत से हमें सीखनी चाहिए और शुरू कर देनी चाहिए। अर्जुन ने रास्ता लिया लिखने का,
और उसने उस लिखने के रास्ते को केवल कैथारसिस पे नहीं छोड़ा, उससे अपने आप को बिल्ड करा, अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करा, और आज के टाइम में अपना एक करियर बिल्ड कर रहे हैं आप उसमें। तो देखिए किस तरीके से एक ऐसा फेज जो डार्क हो सकता है आपकी लाइफ में, आप अगर चाहें तो कैसे वो रोशनी से भी भर सकता है आपकी पूरी जिंदगी को। तो मैं इसी तरीके का चाहूंगा कि आप अगर अर्जुन कुछ उस तरीके की रिकमेंडेशन ऐसे किसी व्यक्ति को देना चाहें जो इस तरीके की चीज से गुजर रहा है, आप उससे क्या कहना चाहेंगे? अ, उससे मैं यही कहना चाहूंगा कि एक्सप्रेस करने से पहले जरूरी है कि हम अपनी फीलिंग्स को समझें, क्योंकि ये कई बार एक दिक्कत आ जाती है कि हम समझते नहीं है, तो हमें लगता है कि हम एक्सप्रेस ही क्या करें। और एक्सप्रेस करने के बाद एक ये दिक्कत आ जाती है कि अगर हमें कॉन्स्टेंटली कुछ हेल्प ना मिले एक्सप्रेस करने से भी, तो हम एक्सप्रेस करना भी छोड़ देते हैं कि अब इतनी बार तो एक्सप्रेस कर लिया, अब नहीं हो रहा ठीक, तो अब क्या करना ना, ऐसे ख्याल आने लग जाते हैं और लगता है कि नहीं होगा ठीक। लेकिन चीज ये है कि आपको रहना पड़ता है। और सबसे मुश्किल जो चीज होती है ऐसे क्लिनिकल डिप्रेशन में, वो ये होता है कि एक बहुत लोनली बैटल होती है कि जो पूरे थॉट्स होते हैं, आपकी फीलिंग्स होती हैं, वो सिर्फ आपके दिमाग में होती हैं, सिर्फ आपके दिमाग में होती है। आप जितना भी चाहें उनको आप 100% किसी और को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो चाहे आप उनको थोड़ा 80% समझा दें, 90% समझा दें, लेकिन पूरे टाइम आपका दिमाग सिर्फ आपके साथ ही रहेगा, और बिल्कुल। पूरे टाइम आपको कुछ ना कुछ बताता रहेगा, कुछ ना कुछ झूठ बोलता रहेगा, आपको बनाता रहेगा कि वो सही है आप गलत हो। और वो जो बैटल होती है, वो जो एक दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलती रहती है कि हमारे दिमाग हमें अ, जो ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, फील करने का कुछ हक नहीं बनता, या फिर आपको जीने का हक नहीं है, ऐसी जो ख्याल होता है वो आपके दिमाग के ख्याल है, वो आपके ख्याल नहीं। तो ऐसे में ही ये जरूरी होता है कि आप समझें कि आपके लिए क्या बेहतर है। आप ये समझें कि आप और आपका दिमाग अलग है, कि जो आपके बिल्कुल। दिमाग की वॉइस है वो जरूरी नहीं कि वो आपकी ही वॉइस, कि वो जो बोल रही है वो हमेशा 100% सही हो। बिल्कुल। और उससे और जी। जिसने वो कर ली वो ही निकल गया। और कि जो थेरेपिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो उसी आवाज को बदलने में आपकी हेल्प करते हैं, कि वो जो आवाज आपको जो बता रही होती है वो बदलने में हेल्प करेंगे। आपके दोस्त आपकी जो आवाज होगी उसको बढ़ावा देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी फैमिली जो होगी वो आपको, आप जहां से भी सपोर्ट ढूंढ सकते हैं सपोर्ट ढूंढ लीजिए। लेकिन अल्टीमेटली जो लड़ाई होती है वो एक बहुत ही पर्सनल बैटल होती है, जिसको कोई और लड़ नहीं सकता, अनफॉर्चुनेटली अभी तक। बिल्कुल। और अर्जुन कुछ आखिरी के सवाल मैं इस तरीके से पुट करना चाहूंगा आपसे कि साइकोलॉजी का रोल इस चीज से लड़ने में, इस चीज से समझने में, इस चीज को समझने में क्या रहा? हाँ अर्जुन, हाँ। हम्म, जी। तो साइकोलॉजी का रोल मेरे एक्सपीरियंसेस में, ये बात चल रही थी हमारी। जी। अ, तो साइकोलॉजी का मेन रोल एक्चुअली जो मैं अब समझता हूँ वो काफी अनइंटेंडेड था। क्योंकि जब मैं अपने पोस्ट के बाद सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाने लगा, तो एक टेक्निक होती है माइंडफुलनेस टेक्निक, जिसमें जो आप अभी महसूस कर रहे होते हो आप उससे टच में रहने की कोशिश करते हो। कि अगर चॉकलेट खा रहे हो तो चॉकलेट का पूरा टेस्ट लो, आप आइसक्रीम खा रहे हो तो आइसक्रीम का टेस्ट लो अच्छे से। तो मेरे को साइकोलॉजी ने ये समझने में मदद करी कि मेरे को क्या नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को माइंडफुलनेस बिल्कुल सूट नहीं करती। अ, हाँ। तो उस पॉइंट पे मेरे को समझ में आया था कि मेरे जो thoughts हैं, बेसिक थॉट्स हैं, जैसे अगर मेरी जिंदगी में कुछ खराब हो गया तो फिर मेरे एक जो स्पाइरल सा चला जाता है ना, कि ये खराब हो गया कुछ अच्छा नहीं होता, मेरी जिंदगी खराब है, कुछ अच्छा नहीं है। तो मेरे को उस टाइम पे ये समझने में हेल्प मिली कि ये थॉट्स को रोकना है, मेरे को इस साइकिल को रोकना है। और मेरे को ये समझना है कि ये थॉट्स आए कहाँ से, इन थॉट्स का बेसिस क्या है, इन थॉट्स का इम्पैक्ट क्या रहता है मुझ पे। तो ऑल्दो उस टाइम पे मेरे को ऐसे साइकोलॉजी की कुछ नॉलेज नहीं थी, लेकिन जो मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज
पढ़े, मैंने सीबीटी का नाम बहुत सुना, आरईबीटी का नाम सुना। हम्म। तो मेरे को इनकी कुछ समझ नहीं थी, लेकिन सुन के अच्छा लगा। तो हाँ। तो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसने मेरे को काफी हेल्प किया है। और मैं हमेशा सबको हम्म। ये कहता हूँ कि मैं बिना समझे बिना जाने ही मैंने अपने आप को सीबीटी दे दी थी उस टाइम। और उसी की वजह से काफी हेल्प मिली है मुझे। और आई थिंक साइकोलॉजी का रोल ऐसे ही रहता है लोगों में, कि उनको पता भी नहीं होता और साइकोलॉजी उनकी लाइफ पे काफी बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाती है। और आई थिंक सबके साथ ही यही चल रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक के रोल को समझ सकते हैं, जो एक्टिवली इस रोल को सीख करते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाके, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाके, जो कि एक अच्छी चीज भी है कि आप उनको एक बेटर समझ होगी, जो मेरे को नहीं थी उस टाइम पे। जो मेरे को उस टाइम पे शायद से होती तो फिर इतनी दिक्कतें ना होती मुझे। तो यही रहता है कि साइकोलॉजी ने कई अनजाने में ही रोल प्ले किया मेरी लाइफ में। मे भी इसी वजह से मैं साइकोलॉजी की फील्ड में भी आ गया, कि मैं इसको समझना चाहता था और हम्म। अच्छे से जानना चाहता था, और इसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता था। और आई थिंक अब वही है मेरा रास्ता, कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। साइकोलॉजी ने मैंने भी कुछ कर दिया, अब हम कुछ कर देंगे। बिल्कुल। और अर्जुन, मैं थोड़ा सा इस बातचीत से अलग हटके ये सवाल पूछना चाहूंगा कि अ, मैं अगर देखता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखती है तुम में। एंड ये पोटेंशियल केवल एज अ ऑथर नहीं, एज अ ब्लॉगर नहीं, बट एक अच्छे इंसान की पोटेंशियल दिखती है। सो मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा व्यक्ति जो सामने वाले को एक पोटेंशियल के तौर पे दिखता है, वो खुद अपने बारे में क्या सोचता है आज के समय में? मतलब? मतलब कि आपके अपने आप को लेके आज में क्या विचार है? अच्छा, ओके। अ, अ, आजकल मुझे यही रहता है कि देखिए, फिर से अभी आजकल मेरे दिमाग में जैसे चल रही है कि वही बातें चलती रहती है कि एक मेरी दिमाग में आवाज है जो बोलती है कि वो दिमाग में आवाज एक बनी रहती है। आई थिंक वो हमेशा ही रहेगी अब मेरे साथ, कि तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा, ऐसा है बड़ा बजबा। और फिर एक आवाज आती है, वहीं से ही दिमाग से ही एक और आवाज निकलती है कि ट्राई कर लेते हैं, शायद से ठीक हो जाएगा। और मैं अपने आप को बस ऐसे ही देखता हूँ कि एज अ वर्क इन प्रोग्रेस देखता हूँ, कि मैं जितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ उतना करना चाहता हूँ। और बेसिकली मैं अपने आप के लिए एक लेगेसी छोड़ना चाहता हूँ, कि कुछ हो मेरे साथ, मेरे मेरे पीछे भी, कि मैंने ये बिल्कुल। कंट्रीब्यूट, जैसे रिसर्च हो गई, कोई स्टडी हो गई, या फिर लोगों को कुछ हेल्प कर दी, बुक्स हो गई, ब्लॉग हो गए, ये बस एक फॉर्म ऑफ लेगेसी है कि ये मैंने कंट्रीब्यूट किया था। और आई थिंक मैं बस उसी के लिए जितना काम कर सकता हूँ वही कर रहा हूँ। और कभी कभी लगता है कि मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, मैं थोड़ा और हम्म। पुश कर सकता हूँ अपने आप को, थोड़ा और एफर्ट डाल सकता हूँ। कभी कभी लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, थोड़ा कम करना चाहिए। तो आई थिंक ये सब चलता रहता है मेरे दिमाग में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत जितना अपना कर सकता हूँ, जितना अपने एफर्ट डाल सकता हूँ वो डाल रहा हूँ। और होपफुली फ्यूचर में इसका कुछ फ्रूट निकलेगा। बिल्कुल। एंड लास्ट में अर्जुन, मैं बस चाहूंगा कि एक बार आप थोड़ा सा दोबारा से एक बार अपने किताब के बारे में अगर कुछ आप बताना चाहें, हम्म। डोंट टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि ये टाइटल कहाँ से सोचा आपने? तो क्या हुआ था कि जब मैं किताब खत्म ही करने वाला था, लेकिन मेरे पास कोई टाइटल नहीं था। तो एक अंकल हैं, तो फैमिली फ्रेंड हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। तो उन्होंने एक दिन बोला कि बेटा कब तक करते रहोगे, अब हो गया ना, बस छोड़ दो, अब कब तक बात करते रहोगे इसी के बारे में। तो मेरे को लगा कि हाँ, ऐसे ही बोलते हैं लोग कि बस अब हो गया ना, छोड़ दो, अब इसके बारे में बात करना मत करो, इसके बारे में बात छोड़ दो। तो मुझे लगा कि यही टाइटल रख देते हैं, कि लोग कैसे अभी भी इसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि छोड़ो इस बारे में क्या बात करना, कुछ और अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, देयर इज ऑलवेज एन अंकल और एन आंटी। तो आई थिंक उसी एक यही एक इम्पैक्ट रहा है मेरे अंदर कि और ये आई थिंक काफी लोगों को बोलते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने ही सुना था, किसी को ऐसा बोलते हैं कि इसके बारे में क्यों बात करनी है, ये तो इतना जरूरी भी नहीं होता, ये तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, छोटी सी बातें होती हैं, ज्यादा लोगों को होती भी नहीं है। तो
वही उसी तो मैं कह रहा कि यही तो है पूरी मेरी पॉइंट, बुक का पॉइंट, कि बिल्कुल। बहुत जरूरी होती है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मतलब हर 40 सेकंड में कोई इसकी किसी चीज की वजह से मरे तो वो बहुत जरूरी होता है उसके बारे में बात करना। और बिल्कुल। आई वही एक कोशिश करी है लोगों को ये समझाने के लिए कि कितनी जरूरी है। हम्म। और जो बुक रिव्यूज आए हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि हम हमारी आंखें खुल गई, हमको लगता था कि इतनी जरूरी नहीं होती, या फिर हमें लगता था कि सिर्फ अच्छा फील करने के बारे में, या फिर सिर्फ स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन के बारे में होता होगा, या सिर्फ सेल्फ हेल्प के बारे में होता होगा। लेकिन ये उससे काफी बढ़कर है, कि हम्म। सिर्फ सेल्फ के बारे में नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन के बारे में नहीं है। इट्स एन एक्चुअल सोशल प्रॉब्लम, इट्स एन एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम दैट वी हैव। एंड उस इस बुक में सब कुछ है कि आप कैसे उसको समझ सकते हो, क्या उसकी हिस्ट्री रही है, क्या उसके लॉज हैं इंडिया में, और उन लॉज में और उनकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या फर्क है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हर जगह चीज की होती है, कि हम सोल्यूशन क्या क्या दे सकते हैं। कि कोई भी बुक किसी सोल्यूशन के बिना कंप्लीट नहीं होती। मेरे एक ये वैल्यू है कि अगर किसी प्रॉब्लम को स्टेट करो तो उसका कुछ सोल्यूशन भी दो, कुछ ना कुछ। बिल्कुल। तो कुछ मेरी तरफ से सोल्यूशंस भी हैं, जो मैंने अपनी समझ से लिखे हैं। और ये बुक आप कभी भी ले सकते हैं Amazon पे। बिल्कुल, और जिन्हें चाहिए भी और जो इसके बारे में और जानना चाहेंगे, लिंक्स तो हम लोग पोस्ट करेंगे ही करेंगे साथ में। और मैं अर्जुन तुम्हें थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही मीनिंगफुल सेशन था हमारे लिए। और ये थैंक यू हमें तो था सो ही, पर साथ में कमेंट्स में देखने पे ये चीज पता भी चल रही थी कि बाकी सभी के लिए भी ये उतना ही मीनिंगफुल रहा है। सो थैंक यू सो मच अर्जुन, हमें समय देने के लिए। आप अगर मच। लास्ट में हमसे, ऑडियंस से आप कुछ रिकमेंडेशन सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो दे सकते हैं। लास्ट वाले सजेशंस को कभी मत मानना। बिल्कुल। अ, ऐसे कोई रिकमेंडेशन होता नहीं है मेरे दिमाग में ना, कि आखिर में जो बोलना चाहो तो बस आपको ही थैंक करना चाहूंगा कि आपने इतना अच्छा आइडिया रखा है कि इंस्टाग्राम लाइव फॉर 21 डेज, क्योंकि लॉकडाउन को काफी हाँ। मुश्किल रहता है किसी के लिए भी। बिल्कुल। और आई थिंक काफी जरूरी भी है ये। और काफी लोग सीख भी रहे हैं इसके बारे में। कल मेरी एक जूनियर मेरे से बात कर रही थी कि मैं आज एक सेशन देख रही थी, उसमें आपका नाम लिया, तो फिर मेरे को लगा आप भी आओगे। और आई थिंक आपने एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म दिया लोगों को सीखने के लिए भी, जी। और समझने के लिए भी, और टाइम पास करने के लिए भी बहुत जरूरी है जो जी। बिल्कुल। इन अ पॉजिटिव वे। बिल्कुल। और बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अर्जुन, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। और अगर जरूरत लगी हमें, या बाकी और कुछ इस तरीके के हमें सिचुएशन पे, सिनेरियो पे आपके विचार की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग दोबारा से आपसे कनेक्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। थैंक यू यू आर अर्जुन। वेलकम। थैंक यू सो मच। बाय। बाय बाय।